सफलता का पर्याय या सफलता का जो सिनोनिम है वो आपके लिए क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जो परसिस्टेंट, परसिवरेंस और पेशेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया ट्रिपल पी का, ठीक है, एक तो पीपीपी मॉडल हम लोग अलग पढ़ते हैं, यहां पे जो पीपीपी मॉडल है ना, ये बहुत इफेक्टिव होता है, खासकर तब जब हम अंतिम रूप से और अनंतिम रूप से चाह लेते हैं कि कोई गोल हमें अवश्य मिल जाए। और जैसे आप बात करते हैं परीक्षाओं की, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की हो या राज्य लोक सेवा आयोगों की हो, हर वो परीक्षा आपके द्वारा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेडिकेशन चाहती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस डेडिकेशन को और बेहतर तरीके से सामने लाया जाए, तो बहुत से तरीके हैं। अगर तो आप एकलव्य जैसे हैं, खुद से तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आइए, एकलव्यों ने भी देश को बदला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको सारथिक रूप में श्री कृष्ण चाहिए, तो स्टडी IQ PCS आपके साथ हमेशा सारथी बन के रहेगा। करना यह है, studiiq.com पे जाइए, स्टेट वाला जो सेक्शन होगा वहां पे जाके आपको RO के जो कोर्स हैं उसकी डिटेल मिल जाएगी। आपको जाना है, RO के कोर्स की डिटेलिंग देखनी है, समझ लेना है कि ये हमने कोर्स अच्छे से डिजाइन किया है या नहीं। हमारी तरफ से जो सबसे बेस्ट हो सका वो हमने किया। आशा है कि आप जब उस कोर्स को हमारे नज़र से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं आपको सफलता दिलाने के लिए। तो बिल्कुल आप studiiq.com पे जाइए, RO के कोर्सेज को देखिए, परचेज कीजिए, हमसे जुड़िए। बहुत शानदार तरीके से क्यूरेटेड कोर्स अपने लय से, पूर्णतः लय से शुरू हो चुका है। आप जुड़िए, पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, नए वीडियोस हमेशा जब आपका मन करे तब आप देख सकते हैं, नोट्स तब जब आप चाहें एक्सेस कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर ना हम मार्गदर्शक खोजते खोजते कुछ ज़्यादा ही एक ऐसे डिसिप्लिन मैनर में चले जाते हैं जहां पे हम खुद को भूल जाते हैं। खुद को नहीं भूलना है, वहां पर स्टडी IQ का रोल आता है, जो न सिर्फ मार्गदर्शक बल्कि साथी बन के हमेशा आपके साथ रहता रहा है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो RO के कोर्स हमारे यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से शुरू हो चुके हैं। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पुराने वीडियोस भी आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, नए वीडियोस तो आप लाइव देख ही सकते हैं। और जहां तक रही बात आपको अनंतिम सफलता दिलाने की, हम कटिबद्ध हैं इस बात को लेके कि वील ट्राई आवर बेस्ट, वील लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हर मील के पत्थर को छूते हुए आपको आपके इस परीक्षा से जुड़ा मील का पत्थर तक हम आपको पहुंचा के रहेंगे, ये हमारा वायदा है। तो शुरू करते हैं पार्ट 7, जहां पे हम RO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं स्टडी IQ PCS चैनल। RO संपूर्ण सीरीज का ये 7वां पार्ट है, 7वां वीडियो है। एंजॉय कीजिए। रादर मैं इसको एंजॉय करना इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हम एकदम जिसे कहते हैं ना मशीन बन के चीजों को देखते हैं। काफी इंसिडेंट्स भी मैं डिस्कस करता हूं, उससे जुड़ी बातों को भी डिस्कस करता हूं। समझने की कोशिश कीजिए कि इतिहास सिर्फ फैक्ट नहीं है, इतिहास हमारे भारतीय सभ्यता, हम चूंकि भारत का इतिहास ही पढ़ते हैं, वैश्विक इतिहास IAS में आता है, भारतीय सभ्यता का इतिहास है जहां पे इमोशंस, कल्चर, संस्कृति, हर तरीके की चीजें छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उनको ही निकाल के सामने लाना है, इतिहास है। तो जब हम उसकी बात करेंगे तो इमोशंस तो आएंगे, तो अपने इमोशंस को पूरी तरीके से देखने समझने के लिए तत्पर हो जाइए। जुड़ते हैं वापस से इस वीडियो में। तो इसके पहले हमने 6 वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बात की जाए 7वें वीडियो की, तो शुरू करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री और जो क्या कहते हैं प्राचीन इतिहास जो है और मध्यकालीन इतिहास। इसके सभी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी आएंगे। यदि आप चाहते हैं किसी और विषय को और त्वरित तरीके से आगे लाया जाए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या क्या है? नंबर 1 पे है क्लाइव का री अराइवल इंडिया, क्लाइव का भारत में पुनः अभियान पे आना। ठीक है, दूसरा है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स बिकम इंडियाज गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। ये 4 पॉइंट हैं। ठीक है, अब आपको मैं 2 पॉइंट्स बताता हूं जिनको अगर आपको पता हो तो आधा आप पहुंच जाएंगे आंसर पे, आधे का और तरीका बताता हूं। अब आपको पता है कि जो बैटल का बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद इलाहाबाद की संधि आती है। तो कहीं ना कहीं जो 3 है, 2 उसके बाद ही आएगा।
लेकिन इस दौरान एक चीज और है, एक पॉइंट को ये और डाल देते हैं। चूंकि इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में हुई थी और 1765 में अगस्त में हुई थी, लेकिन उस दौरान तक क्लाइव वापस आ चुके थे। तो क्लाइव वाला जो पॉइंट 1 है वो यहां पे आ जाता है, यहां पे जुड़ जाता है। अगर आप 312 तक आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है जो उत्तर है वो आपको बी यहां दिख जाता है, और सबसे लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल बनना। सो द आंसर इज बी 312। पहले बक्सर का युद्ध, देन क्लाइव का भारत में वापस से अभियान, देन इलाहाबाद की संधि, देन वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बन जाना। ठीक है, तो कई बार आपको एक फैक्ट पता हो, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट पता हो, तो आप उत्तर की जड़ तक या उसकी जो बेस है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि इनको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, नीचे दिए गए उत्तर को कूट को आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि अभी मैंने इलाहाबाद की सिंधी की बात की, ए का 4 है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। हाँ, ये ACBD हो गया है, पर ऑप्शन को सिर्फ नजर डालिए तो ए का 4 जो है वो सिर्फ इसमें दिख रहा है। ठीक है, ए का 4 सिर्फ इसमें दिख रहा है और कहीं जाना ही नहीं है। आंसर आपका क्या है? अब ये चूंकि सी लिख गया है, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। हम PYQ डिस्कस करें तो क्रम पे क्या जाए, क्रम कोई भी हो सकता है। तो ए का आपको 4 पता चल गया। ठीक है, और इसमें क्या है, बी का जो है 1 है, मतलब एक्सला चप्पल के जो है ये 90, ये भी गलत हुआ है यहाँ पे, ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे भी 1754 होगा ये। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, उसको इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, सी का जो 2 है, सी का लाबुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, ये सी का जो 2 है 1746 है। उसके बाद लास्ट में डुप्ले की पदच्युति जो है ये सी का 3 हो जाएगा। तो नाउ यू कैन नो कि एक पॉइंट भी अगर हमको क्लियर हो तो हम पूरे उत्तर को डिकोड कर सकते हैं, हम सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़े तो ये देखिए इलाहाबाद की संधि 1764, लास्ट चप्पल से 1748, जो डुप्ले के पदच्युति, अच्छा वही जो ईयर गलत हो गया था उसको कंफ्यूज नहीं होना उसमें। ठीक है, आते हैं वापस से कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब देखिए खास बात क्या है कि इन सब में ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक के बाद एक क्रम के हिसाब से हो रही हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें सबसे पहले जो पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा है, ये जो है सबसे पहले बात इसकी की गई थी। ठीक है, एक मिनट मुझे, हाँ ठीक है, तो सबसे पहले जो थर्ड वाला पॉइंट था कब किया गया था? जवाहरलाल नेहरू उस सेशन के अध्यक्ष थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ईयर था। वैसे मैं बता दे रहा हूं 1929 है। आप बताइए कि इसका जो नेक्स्ट सेशन था उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, उसका नेक्स्ट सेशन हुआ कहां था वो भी आप बता दीजिए। ठीक है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स थे ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 3 दिखता है। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस 1930 में जब ये शुरू होता है तो उसके बाद ये नंबर आता है। कहने का मतलब कि पहले आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और 3 4 जैसे ही आप एक बार कैलकुलेट कर लेते हो फिर आपको पता है कि दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर ये पूना पैक्ट होता है, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद फिर सेकंड गोलमेज सम्मेलन भी होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वापस से जो सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा जो मूवमेंट है, ये जो है सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, इसका सेकंड फेज चालू होता है। एंड देन उसके बाद फिर ये पूना पैक्ट आता है, जहां पे किसकी बात की जाती है? जहां पे बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? वहां पे बात की जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट की। 1909 में जब फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट जो थे मिंटो साहब, वो उन्होंने धार्मिक आधार पे तो भारत को बांट दिया था, कास्ट के आधार पे बांटने के भी प्रयास किए जाता है। रैमजे मैकडोनल्ड की जो घोषणा होती है उस पर क्रिटिसिज्म आता है, और दलितों की तरफ से, दमितों की तरफ से अंबेडकर जी आते हैं, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी आते हैं, और गांधी जी बाकी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहते हैं कि हम डिवाइड नहीं होने देंगे विद इन एक पर्टिकुलर रिलीजन। तो वहां पे पूना पैक्ट आता है। ठीक है, पूना पैक्ट आता है जहां पे दोनों लोग कहते हैं कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आंसर 3 4 2 1 है। सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बात किया जाए अगले प्रश्न की, तो
अब ये देख लीजिए, ये सारे सबके ईयर दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये 1930 में था, इसका सेकंड फेज जो है 1932 में फिर शुरू होता है आफ्टर द गार्डनिंग इवनिंग पैक्ट, रादर 31 लास्ट से ही इसके जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं 1931 के लास्ट से ही, ठीक है। अब इसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बहुत बेसिक सा फैक्ट है, ठीक है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट और अल्बर्ट मायर, कर्नल अल्बर्ट मायर जो थे वो इससे जुड़े हुए थे, और बहुत ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ ऐसा था जो आपको ज़रूरी है याद रखें, रैंडम पूछ लिया गया था, इसका आंसर है ये। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना 1947 में की गई थी, लेकिन 1948 में शुरू किया गया था और कर्नल अल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था, ठीक है। अब कुछ अधिनियम है, पूछा गया है कि कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट 1908, ठीक है, एक ये बात की गई है, वर्ष दिए हुए हैं और अधिनियम दिए हुए हैं। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट 1908, ठीक है भाई। उसके बाद अगला है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, ये भी 1908 में दिया हुआ है। अगला है इंडियन क्रिमिनल लॉ, ये 1908 का दिया हुआ है। अगला है न्यूज़पेपर क्या कहते हैं इंसेंटिव टू ये ऑफेंस एक्ट। अब सारे 1908 के ये एक्ट दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर इसका ए बता रहे जो आयोग ने दिया, और उत्तर अगर आप देखा जाए तो ये जो राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए जो अधिनियम आया था ये 1907 का था, यही गलत है, बाकी सब 1908 के हैं। तो देख रहे हैं अलग ही स्तर पे खेल जाता है। फैक्चुअल जब इसको हाथ में आ जाता है, जब से पता है ना कि हमें एक फैक्ट पता चल गया आयोग को, तो ये प्रश्नों को ऐसे मोल्ड कर देगा कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। यही हमेशा इनकी ट्रिक रही है कि खुद से कुछ मौलिक प्रश्न ना बनाना, एक सिंपल से फैक्ट को तोड़ मड़ोड़ के सामने रख देना और बच्चे को उसी में कंफ्यूज कर देना। कभी इसी वजह से जो आयोग है ना उसका स्तर बहुत ऊपर नहीं जा पाया, एक आध बार लगता है ऊपर गया, अगले बार फिर धड़ाम से गिर जाता है, ठीक है। तो बाकी कुछ और अधिनियम में आप देख लीजिएगा, इनका ईयर देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, और इसमें कुछ आचार्यों के नाम दिए हुए हैं और उधर साथ में उनके कुछ वाद दिए हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, अब अगर आप इसमें बहुत ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, इसके मैं ऑप्शन आपको वैसे बता दूं कि जैसे यहां पे आचार्यों के नाम है, उनके सिद्धांत हैं। जैसे जब हम पढ़ते हैं ना, शून्यवाद की पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ नथिंगनेस पढ़ते हैं, विज्ञानवाद पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बात, द्वैतवाद, इस तरह के 50 कई सारे वाद पढ़ते हैं हम, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किससे जुड़ा है। तो जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ते हैं, उससे जुड़े जो सिद्धांत होते हैं हमको उनको वहीं पे सिद्धस्त कर लेना चाहिए। उसके बाद जब शंकराचार्य का समय आता है और वहां से लेके 16वीं शताब्दी तक जो तमाम अलग अलग संत आते हैं, वो जो अपने सिद्धांत देते हैं हमको, उनको उस समय क्या कहते हैं कंठस्थ कर लेना चाहिए, तो याद रखना चाहिए उसको, ठीक है। अब जैसे लकुलीश हैं, ये जुड़े हुए हैं पाशुपत से। अब अगर ए का 3 अगर आप मिला देंगे तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर मिल जाना चाहिए। ए का 3 एक, अच्छा 2 में है, सॉरी, ए का 3 ठीक है, और एक और ए का 3 और मेरे ख्याल से बी का 2 जो दूसरा वाला है। एक मिनट, नागार्जुन शून्यवाद, आपको पता है कि नागार्जुन बहुत फेमस थे शून्यवाद के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शून्यवाद, जब हम शून्यवाद की बात करते हैं और नागार्जुन की बात करते हैं तो हम किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। एक और बात, जब हम नागार्जुन एज अ संत की बात करते हैं, उसके अलावा एक और नागार्जुन आए थे, वो कौन थे, उनको एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जब इन दोनों को मिला लेते हैं, ए का 3 और बी का 2 मिल जाता है, तो हमें उत्तर अपना मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे और डिटेल में देख लेते हैं कि लकुलीश पाशुपत सिद्धांत की बात करते हैं, नागार्जुन शून्यवाद की बात, भद्रबाहु, भाई भद्रबाहु की जब बात करते हैं तो एक तो भद्रबाहु थे, दूसरे कौन थे, अगर आप श्रवण बेलगोला के बारे में जानते हैं तो वहां जाने वाले कौन थे, जो रुक गए थे वो कौन थे, अगर जो रुके थे वो क्यों रुके थे, जो चले गए थे वो क्यों चले गए थे, ठीक है। बुद्धिज्म में तो बहुत अलग डिफिनेशन आता है कि क्या कहते हैं, सम्मित्य अलग आ जाते हैं, और सर्वस्तिवादीन अलग, थेरावादीन अलग, ये सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन जैनिज्म में जब डिवीजन होता है, एक श्रवण बेल स्थूलभद्र के साथ चले जाते हैं, एक भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं। स्थूलभद्र वाले कौन है, भद्रबाहु वाले कौन है, क्लियर होना चाहिए। इतिहास पढ़ी, जैनिज्म जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दिगंबर और श्वेतंबर का जो डिफरेंस है वो क्यों है। जब कहीं पे बहुत ज्यादा बड़ा सूखा पड़ा तो कौन पलायन कर गए, किसके नेतृत्व में पलायन गए, हु इज स्थूलभद्र, भद्रबाहु कौन है। चीजों को सोचिए ना, अभी आप इसको, मेरे डिस्कशन को सुन रहे हैं तो अभी सर्च करके पता कीजिए, कंफर्म कीजिए इसको। हमारा इतिहास का सेशन नहीं है, वरना हम डिटेल में पढ़ते हैं, हमें बहुत से प्रश्नों को डिस्कस करना है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट क्लियर कि इसको ध्यान रखिए, ठीक है।
तो गोसाल जो थे वो आजीवक सेक्ट के थे और आजीवक से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब आजीवक सेक्ट किसका है ये भी मुझे बताइए, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम फैक्ट रखते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि बुद्धिज्म में वो जो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ठीक है, जो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, वो काउंसिल के राजा कौन थे, उस समय हेड कौन कर रहा था, उसमें क्या क्या चीजें हुआ, कौन सा काउंसिल था जिसमें एक्चुअली में जो महायान हीनयान अलग हुए डिफरेंशिएट हुआ। जब महायान की बात करते हैं तो क्या महायान बोधिसत्व को मानते हैं? अगर महायान बोधिसत्व को मानते हैं तो हीनयान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट ही क्या है, कौन कौन बोधिसत्व हैं, कौन ऐसे फ्यूचर बोधिसत्व हैं जिनका जन्म होने वाला है, ऐसा माना जाता है। अगर हम बोधिसत्व की बात करते हैं तो क्षितिगर्भा क्या है, क्षितिगर्भा बोधिसत्व है, तो बाकी बोधिसत्व कौन है, अमिताभ कौन है, पद्मपाणि कौन है, चीजें यार थोड़ा सा ना रिलेट करके पढ़ो। फैक्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। हम तो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा और इससे हमारा उद्देश्य अलग है, लेकिन जब आप इस पीवाईक्यू को देख के इतिहास की किताब पलटें तो आपका उद्देश्य अलग होना चाहिए, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की अभिप्राय क्या है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, शील, सारी बातें किया गया है। तो हमें पता है कि जो त्रिपिटक है, पिटक जो अलग, जो त्रिपिटक की बात करते हैं तो 3 पिटक मतलब 3 बास्केट, अभिधम्म पिटक, ठीक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है, जहां पे बुद्ध के से जुड़े कहानियां हैं, उनके उपदेश हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन, सारी चीजें हैं। मुझे बताइएगा कि आनंद ने कौन सा संकलन किया था, उपाली ने कौन सा संकलित किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं त्रिरत्न जो पूछा हुआ है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये जब बात आपने बहुत सुना होगा ना, बहुत मंत्रोच्चार, अगर कभी बुद्धिस्ट प्लेस में गए हो तो इस मंत्रोच्चार को लगातार सुनते होंगे। ये मंत्रोच्चार किस चीज से जुड़ा है, क्या है, डिटेल में अगर समझना हो तो वापस से आप बुद्धिज्म को पढ़िए, उसकी थ्योरी को पढ़िए, उसकी फिलॉसफी को पढ़िए। सो द आंसर इज बुद्धम धम्मम संघम, जो मैंने बताया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो आंसर इज बी, ठीक है। सत्य, हिंसा, करुणा, ये तो कुछ नहीं है, फिर आप पहुंच जाओगे कि कौन सी 4 चीज थे, 5वां क्या जुड़ा। बहुत चीजें समझने को है, एक लेक्चर में खत्म करने वाली बात नहीं है। बुद्धिज्म खुद ही जब पढ़ाया जाता है तो 2-3 लेक्चर का पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा आपको अपने से एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हाँ, इसमें पूछा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नासिक गौतमी पुत्र से जो वो बता रहे हैं, हाथी गुम्फा को खारवेल से बता रहे हैं, भितरी को ये बता रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय से बता रहे हैं, और गिरनार को रुद्रदामन से बता रहे हैं। अब देखिए, बात की जाए भितरी की तो एक बहुत प्रतापी राजा थे गुप्त साम्राज्य के, जिनका नाम था स्कंदगुप्त। भितरी का जो अपना अभिलेख है ये जुड़ा किससे हुआ है? स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है। और इसमें से जो बाकी जो राजा हैं, अगर इनको आप गौतमीपुत्र सातकर्णी या खारवेल या रुद्रदामन को भूल भी जा रहे हो तो आपके लिए पुलकेशिन द्वितीय को स्कंदगुप्त को याद रखना बहुत टफ नहीं है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं। जब स्कंदगुप्त को पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त को पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनकी बात करते हैं उनकी बात करते हैं, तो हमें डिटेल में श्रीगुप्त की पढ़ते हैं, हम डिटेल में जाके देख लेते हैं कि किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, क्यों गुप्त साम्राज्य को स्वर्णकाल कहा जाता था, किसका स्वर्णकाल कहा जाता था। लेकिन अगर स्वर्णकाल कहा जाता तो वहां पर सामाजिक स्थितियां इतनी डाउनवर्ड्स क्यों थी। और अगर वहां पे हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो फिर वहां पे एक 9 विशेष लोगों की बात आती है। वो 9 विशेष लोग कौन से थे, जो रत्न जिन्हें कहा जाता है, वो रत्न कौन से थे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो द आंसर इज सी, इट्स भीतरी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अब देखिए, धर्मपाल हमको पता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, n नंबर ऑफ टाइम पूछा जा चुका है आरओ में, यूपीपीसीएस में, जो धर्मपाल थे। अच्छा, एक चीज और, एक कुमारपाल नाम भी आता है, उनका नाम किससे एसोसिएट होता है, फिर से मुझे बताइएगा। तो जो पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र और युगतम उत्तराधिकारी धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के मध्य शासन किया। इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी और परम सौगत की उपाधि धारण करने वाले धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांवों को दान में दिया था, ठीक है। 11वीं शताब्दी के कवि सोढल ने उदय सुंदरी कथा में उत्तरापथ स्वामी कहा है, किसको? धर्मपाल को क्या बोला है? उत्तरापथ स्वामी। कंफ्यूज नहीं होना, एक और फैक्ट पूछा जा चुका है, ठीक है। निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर दीजिए। कौन कौन सा नाम है? विद्याधर, यशोवर्मा, धंग। ये नंबर पे ना जाइए, नंबर थोड़ा ऊपर नीचे गलत हो गया है, ठीक है।
इनकी बात की जाएगी, हम इसके सीधे उत्तर पे ही आ जाते हैं। तो सभी शासक चंदेल वंश से संबंधित हैं। उनका कालानुक्रम इस प्रकार है कि पहले यशो वर्मा आए थे, धंग आए थे, विद्यार आए थे, कीर्ति वर्मा आए थे। चूंकि मैंने सीधे इस पे इसलिए आ गया क्योंकि उसमें जो नंबर था 1 2 3 4 वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आप कंफ्यूज ना हो। तो पहले यशो वर्मा 930 से 950, धंग 950 से 1000, फिर विद्यार 1019 से 1029, फिर कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। तो कंफ्यूज नहीं होना, यशो वर्मा, धंग, विद्यार, कीर्ति वर्मा। यश पाया, धंग से विद्या पाई, फिर कीर्ति पाई, जो आपको उसमें लगाना हो, क्योंकि कई बार हम ये उतना जैसे चंदेल वंश के बारे में जब पढ़ते हैं तो बहुत प्रतापी वंश रहा, राजपूतों में बड़ा प्रतापी वंश रहा चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के जब राजाओं की जब हम बात करते हैं तो हमें ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इनका जो वहां पे जो सामाजिक महत्व था और भारतीय इतिहास में जो महत्व था वो हमें क्लियर रहे। कई बार राजाओं का क्रम ऊपर नीचे आ सकता है, राजा आपको पता रहे, क्रम याद करने के लिए कुछ तरीके आप अपने अपना सकते हैं। ठीक है, अगला है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसके पास आदि वराह की उपाधि थी। जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे उसमें से आदि वराह की उपाधि किसके पास थी? जाहिर सी बात है मिहिर भोज बहुत ज्यादा फेमस है, मिहिर भोज के पास आदि वराह की उपाधि थी। वैष्णव उपासक थे, भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पे आदि वराह की उपाधि का अंकन करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी महान राजा भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष 836 से 885 तक शासन किया और उन्होंने ही आदि वराह की उपाधि धारण की थी और सिक्कों में भी इसका इन्होंने आलोप करवाया था। ठीक है, ठीक है। अब अगला एक प्रश्न और देख लेते हैं। इस पे पूछा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब यार देखो, अगर आप थोड़ा सा ही जानते हो तो तराइन का युद्ध तो सबसे पहले के टाइम सबसे पहले हुआ था, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, चूंकि खिलजी के बाद तुगलक आ रहे हैं, फिर अफगानपुर षड्यंत्र तो सबसे लास्ट में ये। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए 4 3 2 1 एंड दिस इज ऑल्सो आंसर। तराइन का युद्ध 1192 में होता है, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु 1296 में होती है, अफगानपुर षड्यंत्र 1325 का होता है और मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदली जाती है वो 1327 में बदली जाती है। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि 1526 में जो कौन व्यक्ति जो आया था जिसने भारत में एक नए क्या कहते हैं शासन की ही नींव डाल दी, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला ये अंतिम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट क्या है कि हमें सुमेलित कीजिए, अच्छा कूट 1 से कूट 2 को मिलाना है इसमें। ठीक है, अब कौन किससे जुड़ा हुआ था इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ए को अगर देखा जाए तो ए रणथंभौर हमीरदेव से बिल्कुल। बात किया जाए अगर चित्तौड़ की तो चित्तौड़ जुड़े हैं राजा राणा रतन सिंह से। अगर आपने मूवी देखते हो, साहित्य में रुचि हो तो आप बिल्कुल इसको जोड़ लेंगे। बात की जाए अगर देवगिरी की तो देवगिरी राजा राय रामचंद्र से, और गुजरात से कर्णदेव। और कर्णदेव और गुजरात का जो रिलेशन है, आप मुझे बताइए कि कुछ दिन पहले भारत के जो प्रधानमंत्री थे हैं इस समय वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी पर्टिकुलर सेंस में अभी एक न्यूज़ में बताया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों कर्णदेव का नाम आया था, गुजरात से कैसे जुड़े हुए हैं। तो द आंसर इज डी, रणथंभौर हमीरदेव से, चित्तौड़ राणा रतन सिंह से, राजा राय रामचंद्र देवगिरी से और गुजरात कर्णदेव से। ठीक है, तो ये एक हमारा पार्ट जो था 7, ये अभी यहाँ पे हम रोक रहे हैं इसको। ठीक है, पार्ट 8 वापस से जब लेके आएंगे तो कोशिश करेंगे कुछ अन्य प्रश्नों को और समावेशित किया जाए। कोशिश ये रहे कि जो डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं इतिहास को, आर में पूछे गए प्रश्नों के जो इतिहास के डायमेंशन होते हैं उनको हम कवर करें, और इस तरीके से कवर करें कि आपको उससे विशुद्ध लाभ जो है ना, नेट लाभ जो है ना, वो अधिकाधिक हो। इसका ध्यान रखना है। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, फिर से आपसे जब मिलेंगे तो पार्ट 8 को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू।